नमस्कार और स्वागत है। बिहार एक एक बड़ा कमाल का राज्य है ना। मतलब एक तरफ कुछ जिलों में बाढ़ तबाही भी लाती है और वही बाढ़ वरदान भी बन जाती है। कहीं की जमीन तो जैसे सोना उगलती है, तो कहीं पर मोटी अनाज उगाना भी एक चुनौती है। इस पूरी पहेली का जवाब आखिर छुपा कहाँ है? तो वो छुपा है बिहार की मिट्टी में। आज हमारे पास जो स्रोत है वो बिहार की मिट्टी पर एक बहुत ही गहरा वीडियो लेक्चर है, और हमारा मिशन है इसी मिट्टी के नक्शे को पढ़ना, समझना और ये जानना कि ये बिहार की किस्मत कैसे लिखती है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। मिट्टी आखिर है क्या? स्रोत में थ्री इडियट्स फिल्म का एक बड़ा मजेदार उदाहरण था कि हम सब जानते हैं कि मिट्टी जमीन की ऊपरी परत है, लेकिन जब कोई परिभाषा पूछ ले तो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम साइंस की नज़र से देखें तो मिट्टी ज़मीन की वो सबसे ऊपर वाली परत है जो चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। और ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है, हजारों लाखों साल लगते हैं। जब चट्टानें गर्मी, सर्दी, बारिश, हवा से धीरे धीरे घिसती हैं, टूटती हैं और तब जाकर वो मिट्टी का रूप लेती हैं। और जाहिर है हर जगह की मिट्टी एक जैसी तो नहीं होती होगी। ये किन बातों पर निर्भर करता है? मतलब मिट्टी कैसी बनेगी? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे जरूरी है मूल चट्टान, यानी जिस पत्थर के टूटने से मिट्टी बन रही है वो कैसा है। फिर आती है जलवायु, उस जगह का तापमान कैसा है, बारिश कितनी होती है, वहाँ उगने वाले पेड़ पौधे और यहाँ तक कि हम इंसानों की गतिविधियां भी मिट्टी के गुण को बदल देती है। अच्छा। इन सब चीजों के मेल से ही किसी जगह की मिट्टी का चरित्र तय होता है। अच्छा, तो इन्हीं सब पैमानों पर वो जो सबौर कृषि महाविद्यालय भागलपुर की स्टडी है, उन्होंने बिहार की मिट्टी को समझने के लिए एक ढांचा तैयार किया है। उन्होंने इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा है। जी। समझने में आसानी हो इसलिए उन्होंने बिहार को 3 प्राकृतिक हिस्सों में बांट दिया है। पहला उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी, दूसरा दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी और तीसरा दक्षिण के पठारी इलाके की मिट्टी। और इन तीनों के बीच जो सबसे बड़ी लाइन है वो गंगा नदी है। बिल्कुल, गंगा नदी ही एक तरह से विभाजक रेखा है जो बिहार के दिल से होकर गुजरती है। तो चलिए सबसे पहले गंगा के उत्तर में चलते हैं। ये वो इलाका है जो हिमालय के करीब है, तो यहाँ की कहानी तो पूरी तरह से हिमालय से ही जुड़ी होगी ना? बिल्कुल, उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी को आप हिमालय का दिया हुआ एक तोहफा कह सकते हैं। घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा जैसी नदियां जब हिमालय से उतरती हैं तो अपने साथ ढेर सारी गाद, मिट्टी और खनिज बहा कर लाती हैं और इस पूरे मैदान में बिछा देती हैं। अच्छा। इसी वजह से यहाँ की मिट्टी को जलोढ़ या एलुवियल सॉइल कहते हैं। और इस जलोढ़ मिट्टी की अपनी कुछ खासियतें भी होंगी। हाँ, इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूना तो खूब मिलता है जो पौधों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों यानी ह्यूमस की कमी होती है। ओह, इसीलिए किसानों को यूरिया जैसी खाद डालनी पड़ती है? जी, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है। अब यहाँ से मामला और दिलचस्प हो रहा है। स्रोत के मुताबिक उत्तरी बिहार की इस मिट्टी को भी 4 अलग-अलग प्रकारों में बांटा गया है। चलिए सबसे पहले की बात करते हैं पर्वत पदीय मृदा। नाम से तो यही लगता है कि ये पहाड़ों के पैरों में होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे पिडमॉन्ट सॉइल भी कहते हैं। ये पश्चिमी चंपारण के सबसे उत्तरी पश्चिमी कोने में नेपाल बॉर्डर के पास मिलती है। इस इलाके को भाबर क्षेत्र भी कहते हैं। भाबर क्षेत्र, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है? यहाँ की मिट्टी में कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा होते हैं, बारिश भी खूब होती है, इसलिए ये मिट्टी अक्सर दलदली और नमी वाली रहती है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, मतलब एसिडिक। ठीक है। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं तराई मिट्टी। ये नाम तो हम अक्सर सुनते हैं। तराई मिट्टी पर्वत पदी नदी के ठीक दक्षिण में है। ये पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक फैली एक, आप कह सकती हैं 5 से 7 किलोमीटर की पतली पट्टी है। अच्छा, एक पतली सी पट्टी। जी, इसका रंग हल्का भूरा या पीला होता है और ये भी काफी हद तक दलदली और नमी वाली होती है। अच्छा, तो धान, गन्ना, जूट, ये तीनों ही फसलें बहुत ज्यादा पानी मांगती हैं। तो ये बात समझ में आती है कि दलदली और नमी वाली तराई मिट्टी इनके लिए एकदम सही है। बिल्कुल, मिट्टी का गुण और फसल का चुनाव ये दोनों एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। जी। जिस मिट्टी में जो गुण होगा किसान वही की पारंपरिक फसल उगाएगा। इसके बाद तीसरा प्रकार आता है बांगर मिट्टी, यानी पुरानी जलोढ़। यहाँ पुरानी का क्या मतलब है? पुरानी का मतलब है कि ये उन इलाकों में पाई जाती है जहां अब नदियों की बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंचता है। ये तराई के दक्षिण में है, खासकर पूर्णिया और सहरसा के कोसी क्षेत्र में। अच्छा,
हर साल नई मिट्टी की परत न जमने के कारण इसकी उर्वरता मतलब इसका उपजाऊपन थोड़ा कम हो जाता है। कम उपजाऊ। तो इसका किसानों के लिए क्या मतलब हुआ? क्या यहाँ खेती करना ज्यादा मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं, लेकिन हाँ ज्यादा महंगा जरूर है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ के किसानों को अच्छी फसल के लिए ज्यादा खाद और सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। तो लागत बढ़ जाती होगी। जी, लागत बढ़ जाती है। इसीलिए इन इलाकों में कृषि से होने वाला मुनाफा अक्सर उन क्षेत्रों की तुलना में कम रहता है जहां नई जलोढ़ मिट्टी है। हम्म। फिर भी यहाँ गन्ना, गेहूं, धान, मक्का और जूट उगाया जाता है। और अब आते हैं उत्तरी बिहार के चौथे और शायद सबसे मशहूर प्रकार पर, खादर मिट्टी यानी नवीन जलोढ़। हाँ, ये उत्तरी बिहार की कृषि की रीढ़ है। ये गंगा घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी के घाटियों में मिलती है। सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जैसे इलाके इसी मिट्टी पर बसे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका निर्माण हर साल बाढ़ में आई नई मिट्टी से होता है। एक मिनट, ये तो बड़ा विरोधाभासी है। हम तो हमेशा बाढ़ को एक आपदा के रूप में देखते हैं जो तबाही लाती है। लेकिन आप कह रही हैं कि उत्तरी बिहार के इन हिस्सों के लिए ये एक तरह का वरदान है? ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। बाढ़ जब आती है तो बेशक जान माल का नुकसान करती है, लेकिन जब पानी उतरता है तो वो अपने पीछे खनिजों से भरपूर, ताजी और बेहद उपजाऊ मिट्टी की एक परत छोड़ जाती है। अच्छा। ये एक तरह से कुदरती खाद का काम करती है। इसीलिए तमाम मुश्किलों के बावजूद ये इलाके बिहार के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से हैं। कमाल है। तो ये थी गंगा के उत्तर की कहानी। चलिए अब नदी पार करते हैं और दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी को समझते हैं। यहाँ तो नदियां हिमालय से नहीं आती। यहाँ सोन, पुनपुन, फल्गु जैसी नदियां हैं जो दक्षिण के पठार से आती हैं। तो यहाँ की मिट्टी की कहानी तो बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल अलग। इन नदियों का बहाव भी दक्षिण से उत्तर की ओर है, गंगा की तरफ। और क्योंकि ये पठारी इलाकों से आती हैं, तो अपने साथ अलग तरह के कण और खनिज लेकर आती हैं। यहाँ की मिट्टी को भी 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है कगारी मिट्टी। कगारी मतलब किनारे की मिट्टी? हाँ, इसे लेवी सॉइल भी कहते हैं। ये गंगा, सोन, फल्गु जैसी नदियों के किनारों पर एक बहुत पतली पट्टी में मिलती है। ये हल्की भूरे रंग की होती है और इसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है। तो उपजाऊ होती है या नहीं? ये बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, इसलिए यहाँ किसान अक्सर साग सब्जी, मक्का, जौ, सरसों और मिर्च जैसी फसलें लगाते हैं। दूसरा प्रकार है टाल मृदा। ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। टाल का कोई खास मतलब है? टाल बिहार का एक अनोखा भौगोलिक क्षेत्र है। ये पटना से भागलपुर तक गंगा के दक्षिणी किनारे पर एक 8-10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जो बारिश के मौसम में पानी से भर जाती है, एक विशाल कटोरी की तरह। अच्छा, तो बारिश में पानी भर जाता है, फिर क्या होता है? जब मानसून खत्म होता है और पानी उतरता है, तो ये अपने पीछे नमी से भरपूर जमीन छोड़ जाता है। और ये नमी रबी की फसलों के लिए, खासकर गेहूं, चना और दालों के लिए सोने जैसी होती है। मतलब सिंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ज्यादा। जी, बहुत कम। वाह, यानी यहाँ की भूगोल ही खेती का तरीका तय कर देती है। अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, करेल कवाल मिट्टी। ये भी पुरानी जलोढ़ है। जी, इसे दक्षिण बिहार की बांगर मिट्टी भी कह सकते हैं। ये रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर तक एक बहुत बड़े इलाके में फैली है। इसका रंग भूरा पीला होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी पानी सोखने की क्षमता। अच्छा। ये मिट्टी पानी को बहुत देर तक पकड़कर रखती है और ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। और चौथा और आखिरी प्रकार है बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी एक तरह का ट्रांजिशन जोन है। ये दक्षिणी मैदान और छोटा नागपुर पठार के मिलने वाली जगह पर एक पतली पट्टी में पाई जाती है। इसका रंग हल्का लाल और पीलापन लिए होता है और ये एसिडिक होती है। तो इसकी उर्वरता कैसी है? इसमें रेत और कंकड़ ज्यादा होने से पानी ज्यादा देर रुकता नहीं, इसलिए इसकी उर्वरता भी कम होती है। तो जाहिर है यहाँ पर धान, गेहूं जैसी फसलें तो नहीं होती होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मिट्टी में कम पानी और कम पोषण में भी उगने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और अरहर की खेती होती है। ठीक है, तो हमने मैदानों की उपजाऊ मिट्टी की बात तो कर ली, लेकिन बिहार का नक्शा यहीं खत्म नहीं होता। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम हिस्से में पहुंच गए हैं, बिहार का सबसे दक्षिणी भाग यानी पठारी क्षेत्र। मुझे लगता है वहां की कहानी तो इन सबसे बिल्कुल ही अलग होगी। कहानी बिल्कुल अलग है। ये इलाका असल में छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है।
यहाँ की मिट्टी पुरानी कठोर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से बनी है। ओह, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। जी, इसीलिए यहाँ लाल और पीले रंग की मिट्टी ज्यादा मिलती है। इसे ऐसे समझिए, मैदानी मिट्टी एक अमीर गहरे बर्तन की तरह है जिसमें पोषण भरा है। वहीं पठारी मिट्टी एक पतली पथरीली प्लेट की तरह है जिसमें ज्यादा कुछ टिकता नहीं। और इसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है लाल और पीली मिट्टी। ये मिट्टी जमुई, बांका, मुंगेर, गया, नवादा, औरंगाबाद जैसे जिलों में मिलती है। इसमें लौह तत्व यानी आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, जिससे इसका रंग लाल दिखता है। अच्छा। लेकिन दिखने में ये जितनी भी मजबूत लगे, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मिट्टी देखने में तो लाल है, लेकिन खेती के लिहाज से उतनी अच्छी नहीं है? बिल्कुल, ये कम उपजाऊ होती है। इसलिए यहाँ भी किसान ज्यादातर मक्का और जौ जैसे मोटे अनाज ही उगा पाते हैं, जो मुश्किल हालात में भी पनप जाते हैं। और पठारी क्षेत्र का दूसरा और आखिरी प्रकार है लाल बलुई मृदा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खास तौर पर रोहतास और कैमूर के पठारी हिस्सों में मिलती है। इसमें बालों की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जो इसे और भी कम उपजाऊ बना देती है। पानी तो बिल्कुल नहीं रुकता होगा? जी, बिल्कुल नहीं रुकता। यहाँ भी सिर्फ मोटे अनाज की ही खेती मुमकिन हो पाती है। तो अब ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है कि बिहार का दक्षिणी पठारी हिस्सा उत्तरी और दक्षिणी मैदानों के मुकाबले खेती में इतना पीछे क्यों है। सब कुछ मिट्टी की देन है। बिल्कुल, मिट्टी की बनावट, उसकी पानी रोकने की क्षमता और उसमें मौजूद पोषक तत्व ही तय करते हैं कि वो जमीन किसी किसान के लिए सोना है या सिर्फ पत्थर। पठारी क्षेत्र की मिट्टी इन पैमानों पर मैदानी मिट्टी से मुकाबला नहीं कर पाती। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें, तो बिहार की कहानी 3 हिस्सों में बटी है। गंगा के उत्तर में हिमालय की देन नई और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, गंगा के दक्षिण में पठारी नदियों से बनी मिली-जुली मिट्टी, और सबसे दक्षिण में प्राचीन चट्टानों से बनी कम उपजाऊ लाल पीली मिट्टी। और इन 3 बड़े हिस्सों में कुल 10 अलग-अलग तरह की मिट्टियां हैं जो बिहार की खेती को विविधता देती हैं। और जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये सिर्फ मिट्टी का बंटवारा नहीं है, ये बिहार की अर्थव्यवस्था, लोगों के खान पान और उनकी जिंदगी का भी बंटवारा है। सही बात है। खादर मिट्टी वाले इलाके में जहां धान और गेहूं की लहलहाती फसलें हैं और समृद्धि है, वहीं बलथर या लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में मोटे अनाज की खेती है और जीवन थोड़ा ज्यादा संघर्षपूर्ण है। ये बिहार की कृषि विविधता का आधार भी है और इसकी आर्थिक असमानता का एक कारण भी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जाते हैं। हमने देखा कि बिहार के मिट्टी का पूरा खेल नदियों और जलवायु पर टिका है। जरा सोचिए, भविष्य में जलवायु परिवर्तन जो नदियों के बहाव और बारिश के पैटर्न को तेजी से बदल रहा है, वो बिहार के इस कृषि मानचित्र को कैसे नया आकार दे सकता है। क्या खादर क्षेत्रों को मिलने वाला बाढ़ का बोनस खत्म हो जाएगा? क्या पठारी इलाके की जमीन पर खेती करना और भी मुश्किल हो जाएगा? आज से 50 साल बाद बिहार का ये मिट्टी का नक्शा कैसा दिख सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।